स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? क्या हालचाल है आपके? व्हाट्सअप, हाउ आर यू? आई थिंक आप सब लोग बहुत अच्छे से अपने घरों में बैठे हैं और ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर, और वो फर्स्ट चैप्टर है सॉलिड स्टेट। आपको इमेज देख के समझ में आ गया होगा, सॉलिड स्टेट। ठीक है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम इस क्लास को डिस्कस करेंगे। सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन, चाहे वो इनटेक्स्ट क्वेश्चन हो, अनसॉल्व्ड हो, सॉल्व्ड हो, है ना, सारे क्वेश्चंस आपको हमारी क्लासेस के अंदर मिलेंगे। रेगुलर नोट्स मिलेंगे, पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल करा दी जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप है हमारा करियर प्लैनेट जोधपुर। ठीक है, तो बच्चों इसमें हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 से। ठीक है, सॉलिड स्टेट पहला चैप्टर है। सारे नोट्स को पढ़ते हुए, सारा एनसीईआरटी कवर करते हुए और कंपटीशन तक, यानी कि नीट का क्वेश्चन हो, जेई का क्वेश्चन हो, मेंस का क्वेश्चन हो, तो वो आप कर पाए, है ना। तो बेसिक से स्टार्ट करेंगे और टॉप लेवल तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं सॉलिड स्टेट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल करियर प्लैनेट। मेरा नाम है बच्चों शैली गुरवानी। मैं हूं आपकी केमिस्ट्री मेंटर और मैं आपको पढ़ाऊंगी पूरी एनसीईआरटी क्लास 12 की। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर सॉलिड स्टेट। सो स्टूडेंट, सॉलिड स्टेट की अगर हम बात करें तो सॉलिड स्टेट, अच्छा जो स्लाइड अवेलेबल है बच्चों, तो मैं साइड में हो जाऊंगी। अगर आप साथ साथ में नोट करना चाहे तो आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। खैर, ये आपके स्कूल के एग्जाम्स में ये नोट्स जो है वो बहुत बेनिफिशियल होंगे, आपको काम आएंगे। आप एज इट इज इसको एग्जाम में लिख सकते हैं। तो बच्चों अब हम बात करते हैं, चैप्टर स्टार्ट करते हैं सॉलिड स्टेट। तो अगर मैं आपसे कहूँ मैटर, है ना, एनीथिंग, हमने 9th क्लास में पढ़ा था, 10th क्लास में पढ़ा था, मैटर ऐसी कोई भी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है या जिसकी प्रेजेंस को हम फील कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? मैटर। तो मैटर की मोस्टली 3 स्टेट होती है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। अब सॉलिड तो हम देखते हैं भाई, जो डेफिनिट शेप है, डेफिनिट ज्योमेट्री है, डेफिनिट वॉल्यूम है, जिसमें पार्टिकल्स बिल्कुल क्लोज है, दैट इज सॉलिड। लिक्विड तो हम कहेंगे कि शेप फिक्स नहीं है, ज्योमेट्री फिक्स नहीं है, वॉल्यूम तो फिक्स है। और गैसेस स्टेट तो हम कहेंगे शेप फिक्स नहीं है, ज्योमेट्री भी डेफिनेट नहीं है और वॉल्यूम भी नहीं है। जिस कंटेनर में लेते हैं गैस, उसी का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेती है। तो मैटर की 3 स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब हमें जो पढ़ना है दैट इज ओनली सॉलिड स्टेट। तो मैं कह दूं, सॉलिड स्टेट मैटर की वो स्टेट है जहां पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो मिनिमम होता है। जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, जिन पार्टिकल्स से मिलके सॉलिड बना है, उनके बीच का डिस्टेंस जो है वो मिनिमम होता है। यानी पार्टिकल्स पास पास में है, यानी मैं कह दूं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है। उस स्टेट को मुझे कहना चाहिए सॉलिड स्टेट। तो बच्चों, सॉलिड स्टेट, स्टेट ऑफ मैटर इन विच पार्टिकल इंटर पार्टिकल डिस्टेंस मिनिमम है and force of attraction among constituent particles is maximum, उसे हम कहेंगे solid state। अब बच्चों आपको लिखनी है properties of solid। तो solids क्या होते हैं? तो मैं कह दूं solids hard होने चाहिए, rigid होने चाहिए, मजबूत होने चाहिए और incompressible। जैसे अगर मैंने एक बलून ले लिया बच्चों, अब उस बलून में मैंने हवा भर दी, सेकेंड टाइम मैंने उस बलून में पानी भर दिया और थर्ड टाइम मैंने छोटे छोटे कंकड़ डाल दिए या मिट्टी भर दी। ठीक है, तो मैं 3 बलून ले लेती हूँ, है ना, 3 बलून फिल कर देती हूँ बच्चों, 3 बलून ले लेती हूँ। फर्स्ट में मैंने एयर फिल कर दी, मतलब गैस। सेकेंड में मैंने पानी भर दिया, मतलब लिक्विड। और थर्ड में मैंने सैंड फिल कर दिया, यानी कि सॉलिड। अब मुझे बताओ, कंप्रेस कौन होगा? बिल्कुल पिछक कौन जाएगा, दबेगा कौन? तो तुम कहोगे हवा भरी, वो तो दब जाएगा, है ना। लिक्विड थोड़ा बहुत तो कंप्रेस हो जाएगा, लेकिन अब तुमने मिट्टी भर दी, सॉलिड पार्टिकल भर दिया, तो वो कंप्रेस कैसे होगा? तो तुम कहोगे नहीं भाई, सॉलिड वाला कंप्रेस नहीं होगा। तो बच्चों, सॉलिड की प्रॉपर्टी तो मुझे कहना चाहिए कि भाई सॉलिड्स जो है वो हार्ड होते हैं, रिजिड होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं। सॉलिड में पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस क्या होता है? मिनिमम होता है। ठीक है, तो नोट करेंगे आप बच्चों, सॉलिड्स आर हार्ड, रिजिड एंड इनकम्प्रेसिबल।
हम उसको कंप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो बच्चों सॉलिड्स हार्ड हो गए, रिजिड हो गए और हम उसे कंप्रेस नहीं कर सकते। नाउ सॉलिड्स तो मैं कह दूं इंटर पार्टिकल डिस्टेंस क्या है, मिनिमम है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, मैक्सिमम है। और तो भाई सॉलिड्स है तो ज्योमेट्री तो फिक्स होनी ही चाहिए। ठीक है, तो सॉलिड्स हैव डेफिनेट ज्योमेट्री या डेफिनेट शेप कह देते हैं। ठीक है, तो भाई सॉलिड्स है तो इनका शेप भी क्या रहेगा, तो हम कहेंगे डेफिनेट शेप रहेगा। नाउ अगर कोई चीज बच्चों सॉलिड स्टेट में है तो मोस्टली मुझे कहना चाहिए उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो जनरली सॉलिड्स हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो बच्चों सॉलिड स्टेट तो मैं कह दूं कि पार्टिकल्स, मैटर की वो स्टेट जिसमें पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस मिनिमम है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम है। जनरली सॉलिड्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, रिजिड होते हैं, कंप्रेस नहीं होते हैं। फिर डेफिनेट शेप होता है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। क्यों हाई होते हैं, तो आप लिख सकते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो इसी को कंटिन्यू कर लेते हैं, बिकॉज दे हैव strong intermolecular forces. Strong intermolecular forces. ठीक है, तो ये भी सॉलिड का प्रॉपर्टी है। और क्या लिख सकते हैं बच्चों सॉलिड की प्रॉपर्टी में, तो हम लिख सकते हैं कि भाई इनमें पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस जो है वो मिनिमम है। अब बच्चों पार्टिकल्स अपनी जगह पे होते हैं, है ना। अभी आपने कह दिया सॉलिड मतलब डेफिनेट शेप, यानी पार्टिकल अपनी जगह पे है। लेकिन बच्चों वो पार्टिकल ऑसिलेट कर सकता है, वाइब्रेट कर सकता है, अपनी जगह से हटेगा नहीं लेकिन अपनी जगह पे हिल तो सकता ही है। क्लियर, तो हमने जो सॉलिड स्टेट का इनिशियली डायग्राम बनाया था, ऑसिलेटिंग पार्टिकल दिखाए थे। ऑसिलेटिंग क्यों दिखाए थे, कि वो हिल सकते हैं। क्लियर, तो आपको बताना है इन सॉलिड स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, तो बच्चों कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मतलब जिससे मिलके वो बना है। ठीक है भाई, सॉलिड तो मेटल भी हो सकता है ना, सॉलिड तो नॉन मेटल भी हो सकता है, आयोनिक कंपाउंड भी सॉलिड होते हैं। तो जो भी भाई, अगर वो मेटल है तो मेटेलिक एटम होगा, है ना। कोई मॉलिक्यूल है लेकिन वो सॉलिड स्टेट में है तो मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, या फिर आयोनिक कंपाउंड है तो आयंस होगा। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मतलब जिससे मिलके वो बना है, वेदर इट इज एटम है, आयन है या मॉलिक्यूल है। ठीक है, एटम, आयन या मॉलिक्यूल क्या कर सकता है बच्चों, तो वो अपनी पोजीशन पे स्टैटिक है लेकिन ऑसिलेट कर सकता है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैव फिक्स पोजीशन, भाई पोजीशन जो है वो तो फिक्स रहेगा। ठीक है, फिक्स पोजीशन, बट इट कैन, तो बच्चों ये अपनी पोजीशन पे ऑसिलेट कर सकता है, बट इट कैन ऑसिलेट एट इट्स प्लेस, लिख सकते हो, है ना। अपने प्लेस पे वो ऑसिलेट कर सकता है। ठीक है, और सॉलिड्स हार्ड है, रिजिड है, इनकम्प्रेसिबल है, ये तो हमें क्लियर ही है। अब बच्चों सारे ही सॉलिड में ऐसी प्रॉपर्टी है क्या, आपने तो लिख दिया भाई डेफिनेट शेप, डेफिनेट ज्योमेट्री। तो हम कहेंगे भाई जब हम कांच की बात करते हैं, ग्लास, रबर की बात करते हैं, प्लास्टिक की बात करते हैं, कॉटन कैंडी की बात करते हैं, तो उसमें हमें नहीं लगता कि भाई प्रॉपर शेप है, डेफिनेट शेप है ना। कई बार तो है, मोस्टली है, लेकिन मोस्टली नहीं भी है। जितनी एग्जाम्पल आप परफेक्ट सॉलिड के दे दोगे उतनी ही बार आपको एक बार इम्परफेक्ट चीज़ भी मिल जाएगी, भाई यहाँ प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं। तो बच्चों एक होता है लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट, मतलब जहाँ तक आपकी नज़र गई सब कुछ परफेक्ट है, हर पार्टिकल अपनी जगह पे फिक्स्ड है, दैट इज लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट। लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है कि कुछ पार्टिकल्स तो अपने प्लेस पे हैं,
फिर कुछ हद तक तो प्रॉपर अरेंजमेंट है, कुछ बार बिगड़ जाता है, फिर प्रॉपर अरेंजमेंट है फिर डिस्टर्ब हो जाता है, तो उसे बोलते हैं शॉर्ट रेंज ऑर्डर। तो आपको एनसीईआरटी में दो टर्म्स मिलेंगे कि भाई लॉन्ग रेंज ऑर्डर और शॉर्ट रेंज ऑर्डर। तो बच्चों दो तरह के सॉलिड्स होते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई आयोनिक कंपाउंड, तो आयोनिक कंपाउंड में फिक्स है कि भाई कैटायन होगा एनायन होगा, बट कैटायन इज सराउंडेड बाय एनायन, प्लस के चारों तरफ हमेशा क्या होगा, माइनस होगा, एंड एनायन इज ऑलवेज सराउंडेड बाय कैटायन, माइनस के चारों तरफ क्या होगा, प्लस होगा। अब बदल नहीं सकते, आप ऐसे नहीं कह सकते कि प्लस के पास प्लस आ गया यहाँ पे और माइनस के पास माइनस। तो लॉन्ग रेंज ऑर्डर जहां तक आपकी नजर जाएगी, अगर आप 1 करोड़ आयन को स्टडी करो या 10 करोड़ आयन को स्टडी करो, आप क्या देखोगे, सब कुछ परफेक्ट है ना, हर कोई अपनी अपनी जगह पे है, कहीं डिस्टर्बेंस नहीं हुआ, तो लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट हुआ, लॉन्ग ऑर्डर अरेंजमेंट हुआ। और कई बार ऐसा भी मिलेगा कि कुछ हद तक 50-100 मॉलिक्यूल तो ठीक है, फिर थोड़ा डिस्टर्बेंस आ गया, इरेगुलरिटी आ गई, फिर ठीक है, फिर इरेगुलरिटी आ गई, तो ऐसा भी पॉसिबल है। तो बच्चों इस तरह से हमने सॉलिड को दो तरह से डिवाइड कर दिया। मान लो आपके पास जितने भी आयोनिक कंपाउंड्स है ना, अगर आप NaCl देखो, KCl देखो, अमोनियम क्लोराइड देखो, या कोवलेंट कंपाउंड में आप शुगर ले लो, ठीक है, डायमंड ले सकते हो, तो यहाँ आप क्या देखोगे, सब कुछ परफेक्ट, वो हार्ड है, रिजिड है, इनकम्प्रेसिबल है, लेकिन उनमें लॉन्ग ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, दूर दूर तक जहां आपकी नजर जाती है बच्चों, पार्टिकल जो है वो प्रॉपर अरेंज्ड है, कहीं कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कहीं कोई इरेगुलरिटी नहीं है। तो अगर ऐसा कुछ मिलता है तो मैं कहूँगी वो तो बिल्कुल परफेक्ट है, यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड। और अगर डिस्टर्ब हो जाता है, लाइक प्लास्टिक की बात करें, रबर की बात करें, वुड की बात करें, है ना, ग्लास की बात करें, तो काफ़ी हद तक अरेंजमेंट प्रॉपर है, लेकिन डिस्टर्बेंस भी है, फिर प्रॉपर है, फिर डिस्टर्बेंस है, तो उसे हम कहेंगे शॉर्ट रेंज अरेंजमेंट, शॉर्ट ऑर्डर अरेंजमेंट, यानी वो है अमॉर्फस सॉलिड। तो हम देखते हैं कि भाई सॉलिड्स भी दो तरीके से डिवाइड हो सकते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड। तो देखो नेक्स्ट क्या है हमारी स्टडी। तो बच्चों नेक्स्ट है सम सॉलिड्स सच एज NaCl, नमक हो गया, शुगर हो गया, सल्फर etc. have properties not only rigidity and incompressibility. rigid मतलब मजबूत होना, incompressibility कंप्रेस नहीं होता है, but also typical geometrical arrangement मतलब परफेक्ट ज्योमेट्री है बच्चों। These solids are called crystalline solid. But other solids like glass है, रबर है, प्लास्टिक है etc. have rigidity, rigid है, इनकम्प्रेसिबल भी है काफी हद तक, लेकिन दे डू नॉट हैव डेफिनेट ज्योमेट्री, है ना, प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है बच्चों, दे डू नॉट हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर एंड दे आर कॉल्ड अमॉर्फस सॉलिड। तो बच्चों यहां तुम्हें क्लियर हुआ कि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है और अमॉर्फस सॉलिड क्या है। अब बच्चों जो अमॉर्फस टर्म है हमारे पास, वो एक ग्रीक वर्ड अमॉर्फस, अमॉर्फ से आया है। हम सॉलिड को दो पार्ट में डिवाइड कर देते पहले, चलो क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड। नाउ स्टूडेंट्स अमॉर्फस जो टर्म है वो एक ग्रीक वर्ड एमॉर्फोस, ठीक है, ग्रीक वर्ड है एमॉर्फोस, और एमॉर्फोस का मतलब है बच्चों नॉट इन प्रॉपर फॉर्म, है ना, जो प्रॉपर फॉर्म में नहीं होता। अमॉर्फस इज अ ग्रीक टर्म, एमॉर्फोस यानी नो फॉर्म, ठीक है, मतलब नॉट अ प्रॉपर रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, तो उसे मैंने कह दिया अमॉर्फस सॉलिड। अब यहां तक क्लियर है कि भाई सॉलिड्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड, अमॉर्फस सॉलिड। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड मतलब बच्चों तो मैं कह दूंगी भी परफेक्ट होना चाहिए सब कुछ, यानी जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सब का अरेंजमेंट जो है वो क्या होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए। तो रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, अगर रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है तो आपको कहना है बच्चों कि वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, और अगर रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स नहीं है तो आपको लिखना है वो अमॉर्फस सॉलिड है।
सो irregular arrangement of constituent particles. Irregular arrangement of constituent particles. ठीक है, तो सब कुछ परफेक्ट है तो क्रिस्टल, और गड़बड़ है तो अमॉर्फस, है ना। अमॉर्फस मतलब दिमाग में रखना है नॉन क्रिस्टल, जो क्रिस्टल नहीं है ना, जो फॉर्म में नहीं है वो अमॉर्फस है। ठीक है, अब बच्चों मैं कह दूं डेफिनेट शेप, डेफिनेट ज्योमेट्री, है ना। अगर आप क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करेंगे तो शेप क्या होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए, ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए, परफेक्ट होनी चाहिए। लेकिन अगर आप अमॉर्फस सॉलिड की बात करेंगे तो हम कह देंगे भाई इनडिफाइनाइट शेप। ठीक, डिफरेंसेस को हम फर्दर स्टडी करेंगे। अभी हम एग्जांपल देख लेते हैं कि भाई क्रिस्टल कौन होगा। तो बच्चों देखो, कुछ चीजें तो परफेक्टली क्रिस्टलाइन होंगी। अगर मैं कह दूं आयोनिक कंपाउंड, तो फिर मुझे एक एक नाम बताने की जरूरत थोड़ी नहीं। भाई NaCl तो होगा, KCl नहीं होगा, पोटेशियम सल्फेट तो होगा लेकिन सोडियम सल्फेट नहीं होगा। जितने भी आयोनिक कंपाउंड हैं वे सब के सब क्या होंगे, क्रिस्टल। क्योंकि आयोनिक का मतलब क्या है, प्लस के चारों तरफ माइनस को बिठाना है और माइनस के चारों तरफ प्लस को बिठाना है। तो बच्चों ऑल आयोनिक कंपाउंड्स आर एग्जाम्पल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, है ना। उसमें फिर कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। बच्चों क्रिस्टलाइन सॉलिड में एग्जांपल लिखना था हमें ऑल आयोनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो हम यहाँ एग्जांपल लिख लेते हैं ऑल आयोनिक कंपाउंड्स। लाइक, तो लाइक हम कह देंगे KCl, NaCl, सबके सब क्या है, आयोनिक फॉर्म में है। और क्रिस्टलाइन में एग्जांपल लिखना है तो आप लिख सकते हैं यूरिया। फिर जितने भी मेटल्स है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, तो बच्चों मेटल का परफेक्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, परफेक्ट पैकिंग होती है। तो हम कहेंगे सारे मेटल लिख लेते हैं, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, कॉपर, कुछ भी। ओके, और अमॉर्फस सॉलिड, तो बच्चों अमॉर्फस सॉलिड तो हम कहेंगे जिनमें रेगुलर शेप नहीं है ना, प्रॉपर ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट नहीं है, या लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर है। लाइक, तो लाइक में आपको लिखना है कि भाई जो क्रिस्टल नहीं है, तो आप कह सकते हैं सॉलिड है पर क्रिस्टल नहीं है, तो आप लिख दो प्लास्टिक या आप लिख दो वुड। तो बच्चों प्लास्टिक, वुड, रबर, ठीक है, कॉटन कैंडी, ये सब के सब क्या है बच्चों, तो ये है अमॉर्फस सॉलिड। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं कि भाई सॉलिड्स को हमने बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, परफेक्ट सॉलिड, ट्रू सॉलिड, और अमॉर्फस सॉलिड तो हम कहेंगे स्यूडो सॉलिड। भाई सॉलिड तो है लेकिन ट्रू सॉलिड नहीं है, है ना। ऐसा लग रहा है किसी लिक्विड को बहुत ज़्यादा ठंडा किया है, सुपर कूलिंग की है, तो वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो आप इन्हें लिख सकते हैं स्यूडो सॉलिड या सुपर कूल्ड लिक्विड। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास। तो हमारे पास एक एग्जाम्पल है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे आप कहते हैं चूने का पत्थर, लाइमस्टोन। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है, तो हम कहेंगे CaCO3। अब बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट जो है पार्टिकल्स के दो तरह के अरेंजमेंट दिखाता है। लाइक या तो आप कह दो मार्बल, है ना, मार्बल संगमरमर का पत्थर आप समझते हो, या आप कह दो भाई चौक भी क्या है, चौक भी कैल्शियम कार्बोनेट है। अब होगा क्या कि जब ये मार्बल फॉर्म दिखा रहा है तो वेल मैनर्ड अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, एकदम प्रॉपर अरेंजमेंट है, रेगुलर अरेंजमेंट है। लेकिन जब मैं चौक की बात करूं तो बच्चों चौक इज एन एग्जांपल ऑफ अमॉर्फस सॉलिड, मतलब अरेंजमेंट जो है वो प्रॉपर नहीं है, फॉर्मूला वही है, कंपाउंड वही है, स्ट्रक्चर भी काफी हद तक सेम है, लेकिन अगर वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में है तो बच्चों देखो लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट, है ना, लॉन्ग ऑर्डर अरेंजमेंट, दूर दूर तक एक प्रॉपर अरेंजमेंट ही होगा। लेकिन जब मैं चौक वाली बात करूंगी तो कुछ हद तक तो अरेंजमेंट ठीक है, फिर ये डिस्टर्ब हो जाएगा इस तरह से, है ना। तो कहीं होगा फिर डिस्टर्ब हो गया, फिर होगा फिर डिस्टर्ब हो जाएगा। तो हम कहेंगे जब रेगुलर अरेंजमेंट होता है तो क्रिस्टलाइन सॉलिड, और जब रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता है तो होता है अमॉर्फस सॉलिड। फॉर एग्जाम्पल ये आ गया आपके पास मार्बल,
एकदम हार्ड होता है, चॉक जो है इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, थोड़ा सॉफ्ट होता है, ठीक है। और क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जाम्पल्स, तो हमारे पास कुछ नेचुरल क्रिस्टलाइन सॉलिड है जो नेचर में डायरेक्टली आप देख सकते हैं, लाइक गैलेना। तो बच्चा गैलेना होता है PbS, है ना। कोई पूछ ले कि भाई ये गैलेना क्या है, तो गैलेना है PbS। देन तो गैलेना हो गया बच्चों PbS, ठीक है। PbS क्वार्ट्ज देखो एकदम परफेक्ट, आपको शार्प एजेस, फ्लैट सरफेस तरीके से दिखेगा, है ना, एकदम चमकता हुआ पत्थर जो है, यानी रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो बच्चों क्वार्ट्ज, तो क्वार्ट्ज है सिलिका का क्रिस्टलाइन फॉर्म SiO2, इसका क्रिस्टलाइन फॉर्म क्या है, क्वार्ट्ज। नाउ दिस इज आयरन पायराइटीज, जो हमने लिखा है पायराइटीज, दिस इज FeS2, ठीक है। ये भी एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इस तरीके से मिल सकता है, ठीक है। तो बच्चों ये कुछ एग्जांपल्स है किसके, तो हम कहेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के। तो आप देख सकते हैं कि प्रॉपर अरेंजमेंट होने की वजह से, है ना, अलग ही शेप आता है, रेगुलर अरेंजमेंट आता है, ठीक है। और बिल्कुल तीखे जिसे बोलते हैं ना अपन, बिल्कुल है ना, कोने जो है वो एकदम शार्प होते हैं। तो एग्जांपल्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ठीक है। अब बच्चों पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, तो पहला क्वेश्चन बनेगा कि व्हाट आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड। तो मैंने आपको कहा था कि जब भी अमॉर्फस सॉलिड हो तो आप अपने दिमाग में नॉन क्रिस्टल शब्द को ध्यान रखना। भाई जो क्रिस्टल है तो क्रिस्टलाइन सॉलिड, और जो क्रिस्टल नहीं है वही तो है अमॉर्फस सॉलिड, है ना। अमॉर्फस नो फॉर्म, नो शेप, रेगुलर शेप नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों डिफरेंसेस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड। तो आपको इनको डिफरेंशिएट करना है कुछ प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। फॉर एग्जाम्पल पहला प्रॉपर्टी, तो बच्चों फर्स्ट प्रॉपर्टी आप लिखेंगे भाई अरेंजमेंट बता दो पार्टिकल्स का। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास है पार्टिकल अरेंजमेंट, पार्टिकल्स का अरेंजमेंट, ठीक है। तो बच्चों क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस में डिफरेंसेस बताओ। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में आप लिखेंगे दे हैव रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, मतलब जो क्रिस्टल है उसमें पार्टिकल्स का अरेंजमेंट क्या रहेगा, तो अरेंजमेंट रेगुलर रहेगा, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ठीक है। और वहां क्या लिखना है, तो बच्चों रेगुलर नहीं लिख के आप लिख देना इरेगुलर। पार्टिकल्स का अरेंजमेंट जो है प्रॉपर नहीं है ना, सुव्यवस्थित ढंग से जिसे हम बोलते हैं ना, वो रेगुलरली अरेंज नहीं है, ठीक है। तो दे हैव इरेगुलर अरेंजमेंट, है ना, रेंडम अरेंजमेंट भी कह सकते हैं, लेकिन उससे बेटर है शॉर्ट ऑर्डर रेंज कह दो, ठीक है। तो इरेगुलर अरेंजमेंट, irregular arrangement of constituent particles, ओके। अब बच्चों रेगुलर अरेंजमेंट को आप लिख सकते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर, यहां आप लिख सकते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर, और यहां आपको लिखना है शॉर्ट रेंज ऑर्डर, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट आपका पार्टिकल्स अरेंजमेंट पे। अब बच्चों सेकंड पॉइंट आपके पास शेप, तो आप बताओ डेफिनेट शेप किसका है, इनडिफाइनाइट शेप किसका है। तो जब बात ही क्रिस्टलाइन सॉलिड की है तो क्रिस्टलाइन सॉलिड मतलब रेगुलर अरेंजमेंट, सब कुछ प्रॉपर तरीके से अरेंज्ड है, यानी शेप जो होगा दैट विल बी डेफिनेट शेप। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव ऑलवेज डेफिनेट शेप, बट इन केस ऑफ अमॉर्फस सॉलिड, तो बच्चों अमॉर्फस सॉलिड में आपको लिखना है दे डू नॉट हैव परफेक्ट शेप, डिफाइनाइट शेप, सो इनडिफाइनाइट शेप, ठीक है। तो ये हो गया आपका शेप के बेसिस पे डिफरेंस। नाउ थर्ड पॉइंट जो है दैट इज मेल्टिंग पॉइंट। भाई आप मेल्टिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट करो। तो
बच्चों मेल्टिंग पॉइंट, तो जब बात क्रिस्टलाइन सॉलिड की आती है तो क्रिस्टल मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। भाई वो सॉलिड है, अब सॉलिड को पिघलाओगे है ना, तो जिस टेम्परेचर पे सॉलिड क्या होगा, लिक्विड में कन्वर्ट होगा, वो टेम्परेचर क्या होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो बच्चों एक प्रॉपर टेम्परेचर पे ही वो मेल्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको शुगर की बात करूं तो शुगर का मेल्टिंग पॉइंट है ना नियर अबाउट 453 केल्विन। तो अगर मैंने कह दिया 453 केल्विन शुगर का मेल्टिंग पॉइंट है, दैट मीन्स एग्जैक्ट 453 पे वो क्या होगा, मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। आपको और गर्म करने की जरूरत नहीं, वो एग्जैक्ट 453 पे क्या हो जाएगा, पिघलना शुरू हुआ। टाइम लगेगा, एक अलग चीज है कि भाई धीरे धीरे उसके एटम्स जो है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है वो एक दूसरे से दूर होंगे, लेकिन टेम्परेचर फिक्स रहेगा। लेकिन अगर मैं अमॉर्फस सॉलिड की बात करूं, यानी कि मैं नारियल का तेल ले लूं, कोकोनट ऑयल, तो बच्चों 298 केल्विन या 296 केल्विन पे वो मेल्ट होना शुरू होता है। ठीक है, 298 पे वो सेमी सॉलिड स्टेट में आता है, मतलब ऐसे लिप लिपा हो जाता है, आधा गल गया आधा नहीं गला, तो सेमी सॉलिड स्टेट। और 300 केल्विन पे वो कंप्लीटली मेल्ट हो जाता है। लेकिन जब आप शुगर की बात देखोगे तो ऐसा नहीं होगा, वो एक फिक्स टेम्परेचर पे 453, धीरे धीरे उसको पिघलना है, वो पिघल जाएगा, लेकिन टेम्परेचर फिक्स रहेगा। लेकिन अगर मैं सोचूं कि सॉलिड कोकोनट ऑयल 296 पे लिक्विड में बदल जाए तो ऐसा नहीं होगा, शुरू हो जाएगा, लेकिन उसको धीरे धीरे लिक्विड में कन्वर्ट होते होते टेम्परेचर जो है वो 296 से 300 चला जाता है। मतलब समझे कि इनके पास जो मेल्टिंग पॉइंट है वो शार्प नहीं है, फिक्स नहीं है। शार्प मतलब फिक्स, इसी टेम्परेचर पे काम होना है। ठीक है, तो बच्चों अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में आपको लिखना है दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, लेकिन अमॉर्फस सॉलिड में आपको लिखना है कि भाई इनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होता है। ओके, तो ये आपके 3 डिफरेंसेस हो गए बच्चों, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड। नाउ नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज हीट ऑफ फ्यूजन। तो फोर्थ पॉइंट हम प्रॉपर्टीज में लिख देते हैं हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, टेबल आपको वही कंटिन्यू करनी। अब बच्चों हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, अगर आपसे कहा जाए कि भाई हीट ऑफ फ्यूजन बताओ, तो हीट ऑफ फ्यूजन मतलब कोई भी सॉलिड सब्सटेंस जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है, मेल्ट होता है, तो भाई सॉलिड मतलब पार्टिकल्स बिल्कुल क्लोज है, अब उसको मेल्ट होना है तो आप उसको गर्म तो करोगे। तो बच्चों गर्म करोगे तो एक प्रॉपर टेम्परेचर पे ले जाओगे, भाई इतना था, अब मैंने यहाँ तक गर्म किया तो ये पिघलना शुरू हो गया। ठीक है, अब वो टेम्परेचर फिक्स है कि भाई इस टेम्परेचर पे पिघलेगा। ठीक है, तो वैसा तो नहीं कि एकदम से पिघल गया, है ना, उसको टाइम लगेगा, धीरे धीरे उसके एटम्स जो होंगे, पार्टिकल्स जो होंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होंगे, बेसिक यूनिट्स जो होंगी वो एक दूसरे से दूर होंगी, तभी तो पिघलना शुरू करेगा। तो वो जो पिघलता है तो थोड़ी थोड़ी क्या करता है, उसको हीट एब्जॉर्ब करनी पड़ती है। टेम्परेचर फिक्स है, लेकिन वो पार्टिकल्स दूर कब होंगे बच्चों, तो हीट चाहिएगी ना पिघलने के लिए, तो सॉलिड है, तो इनकी जो हीट ऑफ फ्यूजन है वो फिक्स होती है, डेफिनेट होती है, भाई इतनी हीट चाहिए। लेकिन जब मैं अमॉर्फस की बात करूंगी तो फिक्स नहीं होती, जैसे रबर को पिघलाना है तो फिक्स नहीं है हीट, है ना, रेंज होती है, यहां से लेके यहां तक हीट ऑफ फ्यूजन रहेगा। तो जब आप क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करेंगे बच्चों तो आपको लिखना है कि इनका हीट ऑफ फ्यूजन जो है वो डेफिनेट होता है, लेकिन जब हम अमॉर्फस की बात करेंगे तो इनका हीट ऑफ फ्यूजन डेफिनेट नहीं होता है। सो दे हैव definite heat of fusion। है ना, और वहां क्या लिखना है, they do not have definite heat of fusion। ओके, तो भाई इनका हीट ऑफ फ्यूजन जो है वो भी फिक्स्ड नहीं होता है। ठीक है भाई, तो ये हो गया हमारा फोर्थ पॉइंट। नाउ अब किस बिहाफ पे डिफरेंस करेंगे बच्चों, तो नेक्स्ट है क्लीवेज प्रॉपर्टी। अब बच्चों क्लीवेज प्रॉपर्टी क्या है, तो क्लीवेज मतलब कट करना। आपके पास 2 चीजें हैं, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक अमॉर्फस सॉलिड। तो अगर मैंने आपको कहा कि बच्चों ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है ना, फ्लैट सरफेस, शार्प एजेस, ठीक है,
अब मैं कह रही हूं कि आप इसको यहां से कट कर दो, ठीक है, काट दो। तो बच्चों इसको कट करने के बाद में आप क्या देखेंगे कि आपको जो इसका सरफेस मिला, जो कट वाला एरिया मिला है, वो बिल्कुल क्या है, फ्लैट है ना। इसकी जो सरफेस आएगी एकदम स्मूथ सरफेस आएगी, क्लीन क्लीवेज आएगा, है ना। कटिंग के बाद में आप कह नहीं सकते हो कि मतलब इसमें ना जो हम कहते हैं ना रिजेस बन जाते हैं, खांचे बन जाते हैं, वो नहीं होगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि नहीं अमॉर्फस सॉलिड है, ठीक है, फिलहाल तो ये प्रॉपर अरेंजमेंट हमने बना रखा है इसको, अब आप इसको कट करो, ठीक है। तो बच्चों जब आप इसे कट करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि ये जो इसका सरफेस है वो इस तरह से रिजेस वाला है ना, इस तरह से रिजेस वाला है। मतलब क्लीन कट कहाँ मिलेगा, तो हम कहेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड में। और रिजेस वाला फ्लैट सरफेस नहीं मिलेगी, स्मूथ सरफेस नहीं मिलेगी, है ना, रफ सरफेस मिलेगी। तो हम कहेंगे ये कब होगा, जब हमारे पास क्या है, अमॉर्फस सॉलिड है। तो क्लीवेज प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गया कि जब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को क्या करते हैं, कट करते हैं, तो हमें बिल्कुल फ्लैट सरफेस मिलती है। सो व्हेन दे कट विथ शार्प एज टूल, यहां लिखेंगे आप इसके अंदर, व्हेन क्रिस्टलाइन सॉलिड कट विथ शार्प एज टूल, है ना, मतलब तीखे चाकू से आपने इसको बिल्कुल काट दिया, किसी टूल से आपने सॉलिड को, ठीक है, मशीन से, चाकू से तो कटेगा भी नहीं, प्रॉपर क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक है। तो जब हम किसी शार्प एज टूल से इसको कट करेंगे तो ये क्या होगा, स्प्लिट हो जाएगा, दे स्प्लिट इनटू पीसेस। ठीक है भाई, तो हम कहेंगे ये पीसेस में स्प्लिट हो जाएगा, लेकिन हर पीस की क्या होगी, प्लेन सरफेस होगी। एंड द न्यूली generated piece have plane surface. Newly generated piece have प्लेन सरफेस, एकदम स्मूथ सरफेस होगी और प्लेन सरफेस होगी। तो ये प्रॉपर्टी किसकी है बच्चों, क्रिस्टलाइन सॉलिड की, ठीक है, प्लेन सरफेस एंड यू कैन से स्मूथ सरफेस, ओके। लेकिन अमॉर्फस में तो हम कहेंगे नहीं, प्लेन सरफेस तो आएगी ही नहीं, रिजेस होंगे, है ना, क्लीन क्लीवेज होगा ही नहीं। या आप लिख सकते हैं क्लीवेज प्रॉपर्टी में क्लीन क्लीवेज है, वहां आप लिख सकते हैं क्लीन क्लीवेज नहीं है, ठीक है। तो यहां आपको क्या लिखना है, व्हेन दे कट विथ शार्प एज टूल, ठीक है। शार्प एज टूल, देन न्यू पीसेस हैव इर्रेगुलर सरफेसेस, ठीक है बच्चों। न्यू पीस जो होंगे उनकी सरफेस कैसी होगी, तो इर्रेगुलर, यानी कि रिजेस लिख सकते हो, सरफेस पे क्या होंगे, रिजेस होंगे, खांचे होंगे, इर्रेगुलर सरफेस, ठीक है। तो ये डिफरेंस है बच्चों क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड के बीच में। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी, तो बच्चों दो डिफरेंस और पढ़ने हैं जिनको हम डिटेल में और स्टडी करेंगे। पहला है एन आइसोट्रोपी और दूसरा है कूलिंग कर्व। तो नेक्स्ट आपके पास कितने पॉइंट्स हो गए, 5 पॉइंट हो गए, ठीक है। 6th पॉइंट है बच्चों एन आइसोट्रोपी एंड आइसोट्रोपी, ठीक है। तो एन आइसोट्रोपिक नेचर क्या होता है, एक तो आपको ये डिस्कस करना है कि भाई एन आइसोट्रोपिक नेचर क्या है ना, और दूसरा बच्चों कूलिंग कर्व, ये दो प्रॉपर्टी आपको और डिस्कस करनी, ठीक है। अब एन आइसोट्रोपिक और आइसोट्रोपी होता क्या है, तो फिलहाल हम एक बार लिख लेते हैं कि भाई जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो शो करते हैं एन आइसोट्रोपी, क्रिस्टलाइन सॉलिड शोज एन आइसोट्रोपी, व्हाइल अमॉर्फस सॉलिड, तो अमॉर्फस सॉलिड जो है बच्चों बाय नेचर आइसोट्रोपिक होते हैं, ठीक है, दे शो आइसोट्रोपी
या दे हैव आइसोट्रोपिक नेचर। ठीक है, और जो डिफरेंस है बच्चों, सेकंड जो बताना है आपको, दैट इज कूलिंग कर्व। तो कूलिंग कर्व में आपको दिखाना है कि भाई जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है इनका कूलिंग कर्व होता है डिसकंटिन्यूअस, देयर कूलिंग कर्व इज डिसकंटिन्यूअस। लेकिन जो अमॉर्फस सॉलिड है इनका कूलिंग कर्व होता है कंटिन्यूअस। अब ये दोनों क्या है, ये तो हमें समझ में ही नहीं आया, तो बच्चों इन दोनों को डिटेल में स्टडी करना है ना। अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन आइसोट्रोपी या एनआइसोट्रोपी नेचर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड में एनआइसोट्रोपी एक्सप्लेन करो या अमॉर्फस सॉलिड में आइसोट्रोपी एक्सप्लेन करो, या एक्सप्लेन कूलिंग कर्व ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड। तो बच्चों आपको इनका कूलिंग कर्व भी एक्सप्लेन करना पड़ सकता है। अब एग्जाम्पल्स तो आपके पास क्लियर है, क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड के एग्जाम्पल्स क्या क्या है ना, तो वो हम वापस नहीं लिख रहे। नाउ स्टूडेंट्स, फीचर्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड में आपके पास आएगा एनआइसोट्रोपी। ठीक है, अब एनआइसोट्रोपी होता क्या है भाई, अगर कोई पूछे कि एनआइसोट्रोपी, तो बच्चों इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लाइक हम ले लेते हैं ग्रेफाइट, है ना, आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा ग्रेफाइट, कार्बन के क्रिस्टलाइन फॉर्म, तो हम कहेंगे डायमंड होता है, ग्रेफाइट होता है, फुलरिन होता है। ओके, अब ग्रेफाइट जो है कार्बन का क्रिस्टलाइन फॉर्म है, हाइब्रिडाइजेशन sp2 है और ज्योमेट्री हेक्सागोनल लेयर्ड है। ठीक है, अब मैंने ले लिया बच्चों हेक्सागोनल लेयर्ड ज्योमेट्री बना दी ग्रेफाइट की। ठीक है, सपोज वी आर टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ ग्रेफाइट। ओके, तो बच्चों हम कहेंगे कि भाई हेक्सागोनल लेयर्ड, तो इस तरह का हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब बच्चों जब हम कह रहे हैं कि भाई ग्रेफाइट में हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, मतलब ये सारे कार्बन से है ना, तो बच्चों sp2 हाइब्रिडाइजेशन मींस ईच कार्बन हैव अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। ठीक है, तो हम कहेंगे बिल्कुल भाई ग्रेफाइट में जितने भी कार्बन हैं सबके पास एक एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल होता है। ओके, और बच्चों ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है यहाँ इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट होता है, तो ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे प्रेजेंट, तभी तो हम कहते हैं ग्रेफाइट इज द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो भाई ग्रेफाइट में ईच कार्बन एटम हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। ठीक है, ठीक है भाई, तो ये बनाया क्या है, तो ये हमने बनाया है हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट। ठीक है सर, समझाने के लिए इसको बता रही हूं मैं आपको, आप चाहे तो इसको नोट्स में ऐड ना करें। ठीक है, तो भाई ग्रेफाइट का हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर। अब बच्चों हुआ क्या, तो भाई मैंने कहा कि हर ऑर्बिटल में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबके पास है। अब आप क्या करो, करंट पास करो। जब आप कह ही रहे हो कि ग्रेफाइट क्या है, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो करंट पास कर लो। ठीक है, करंट पास कर लेते हैं। अब बच्चों जब आप करंट पास करोगी तो अलोंग द शीट, है ना, अलोंग द लेयर्ड स्ट्रक्चर, तो आप देखोगे करंट पास हो रहा है। अगर मैं ऐसे करंट पास करूं या मैं इस प्लेन से करंट पास करूं, तो आप क्या देखेंगे, करंट पास हो रहा है। लेकिन बच्चों जब मैं इस तरह से इस प्लेन से करंट पास करने की कोशिश करूं, तो मैं क्या देखूंगी, यहाँ तो करंट पास हो ही नहीं रहा, है ना। यूं चलो तो करंट पास हो रहा है और यूं चलो तो करंट पास हो ही नहीं रहा है। क्यों, तो बच्चों ये जो लेयर है, इन लेयर के बीच में डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस जो है वो इलेक्ट्रॉन क्रॉस नहीं कर पाता, है ना। इलेक्ट्रॉन यूं तो चल लेते हैं, ये डिस्टेंस कवर नहीं कर पाते, यहां से यहां नहीं आ पाते। तो भाई ऐसे करंट पास करो तो करंट आ रहा है, और ऐसे करंट पास करो तो करंट नहीं आ रहा। मतलब कि भाई कंडक्टिविटी की जो प्रॉपर्टी है वो प्लेन चेंज करते ही बदल रही है ना। यूं करंट पास करो अलोंग द शीट तो आ रहा है, परपेंडिकुलर टू शीट अगर आप करंट पास करेंगे तो बच्चों करंट नहीं आ रहा है।
मतलब ये तो एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि भाई अलोंग द शीट हो रहा है और परपेंडिकुलर टू शीट नहीं हो रहा है, मतलब प्लेन बदल रही हूं तो प्रॉपर्टी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो बच्चों एनिसोट्रोपी यही है कि जब मैं कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड को एक्सप्लेन करूं, कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड को स्टडी करूं, तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा होगा बच्चों फिजिक्स में, लाइट की रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने पाथ से स्लाइटली डेविएट हो जाती है ना, इसे हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन, है ना। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है म्यू साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है। तो हमें सिर्फ इतना बताना है कि भाई एक फिजिकल प्रॉपर्टी ले लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, नहीं तो आप स्ट्रेंथ ले लो, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मजबूती देखो, ठीक है, तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ ले लो, कंडक्टेंस देख लो, अब कंडक्टेंस में भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस देख लो, थर्मल कंडक्टेंस मतलब करंट पास कर रहा है कि हीट पास कर रहा है। तो बच्चों कुछ भी फिजिकल प्रॉपर्टी को मैं अगर डिफरेंट प्लेन से मेजर करूंगी तो आंसर डिफरेंट आएगा, क्योंकि उनका अरेंजमेंट ही ऐसा है ना। अगर मैं क्रिस्टलाइन सॉलिड ले लूं तो भाई पार्टिकल्स यूं अरेंज्ड है, अब पार्टिकल्स मान लो ऐसे अरेंज्ड है और फिर यूं अरेंज्ड है, ठीक है। तो बच्चों यहां से वैल्यू निकालना और ये वैल्यू निकालना, और इस तरह से मान लो ये वॉइड्स है यहां से, तो प्लेन बदलते ही प्रॉपर्टीज का वैल्यू बदल जाता है, मतलब आंसर अलग अलग आता है। दिशा बदल दो आंसर बदल जाएगा। तो इस फिनोमिनन को क्या कहते हैं, एनाइसोट्रोपी, ठीक है। सो क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है बच्चों, एनाइसोट्रोपी। मान लो मैंने एक आयोनिक कंपाउंड का एग्जांपल ले लिया, तो भाई डॉट सर्कल है ना, डॉट को कैटायन मान लो, सर्कल को एनायन मान लो, ठीक है। अब देखो अगर कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें, या पहले मैं क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करूं, तो डॉट सर्कल मतलब दे हैव रेगुलर अरेंजमेंट, तो है। अब सम फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, कंडक्टेंस हो गया, थर्मल कंडक्टेंस, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस हो गया, मैकेनिकल स्ट्रेंथ हो गया, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन हो गया, है ना, कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी। तो देखो अगर मैंने ए बी प्लेन से मेजर किया तो बच्चों ए बी प्लेन पे सर्कल बने हुए। अगर मैंने ई एफ प्लेन से मेजर किया तो बच्चों डॉट सर्कल दोनों बने हुए। और अगर मैंने सी डी प्लेन से मेजर किया तो डॉट बने हुए। तो दिशा बदल दो, प्लेन बदल दो, डायरेक्शन बदल दो, तो वैल्यूज आर डिफरेंट, एंड दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड एनाइसोट्रोपी। तो आपको क्या बताना है कि भाई जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है उसमें परफेक्ट अरेंजमेंट होता है, हर पार्टिकल अपनी जगह पे होता है। लेकिन जब हम कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज को मापना चाहते हैं तो हम देखते हैं कि भाई डायरेक्शन चेंज होते ही वैल्यू चेंज हो जाती। जैसे मेटल की शीट है, उसकी मुझे मजबूती देखनी कि भाई ये यूं टूट रहा है या अलग डायरेक्शन से टूट रहा है या ऐसे क्रॉस में टूट रहा है, तो तुम क्या देखोगे कि मजबूती जो है वो प्लेन चेंज करती बदल जाती। भाई यहाँ से ज़्यादा मजबूत यहाँ से टूटेगा ही नहीं, दो पार्ट्स में डिवाइड होगा ही नहीं। यहाँ से हो सकता है थोड़ा सा स्लाइटली आपको बीच में गैप मिल जाए तो यहाँ से कट जाए, टूट जाए, ऐसे। तो प्लेन बदल दो, वैल्यू बदल जाएगी, एंड दिस इज कॉल्ड एनाइसोट्रोपी। लेकिन अमॉर्फस की बात करूं तो बच्चों उनमें शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। अमॉर्फस सॉलिड में क्या है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर है, तो उनमें ये वैल्यू चेंज होती नहीं है। अमॉर्फस सॉलिड की बात करें तो अच्छा है नहीं हमारे पास में लिखा हुआ, ओके। व्हाइल इन अमॉर्फस सॉलिड वैल्यूज ऑफ दीज प्रॉपर्टीज आर सेम फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन। तो बच्चों वहां प्रॉपर्टी चेंज होगी नहीं, है ना, क्योंकि शॉर्ट रेंज ऑर्डर है, सब कुछ बिखरा हुआ है, तो कहीं से भी कुछ भी माप लो आंसर हर बार सेम आएगा। तो अगर डिफरेंट आता है तो एनाइसोट्रोपी, और सेम आता है तो आइसोट्रोपी। तो हम कहेंगे भाई क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होती है, तो आपको ये पिक्चर बनाना है और आपको बताना है क्रिस्टलाइन सॉलिड में एनाइसोट्रोपी होती है। तो एनाइसोट्रोपी इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, प्लेन बदल दो, डायरेक्शन बदल दो, तो प्रॉपर्टीज का वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो हमने एक डिफरेंस क्या लिखा था कि भाई क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं बच्चों, वो क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड शोज एनाइसोट्रोपी। लेकिन जो अमॉर्फस सॉलिड है उनमें कहीं से भी वैल्यू माप लो, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। सो दे शो आइसोट्रोपिक नेचर। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है भाई कूलिंग कर्व, है ना। कूलिंग कर्व आपने तो लिख दिया डिसकंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस। अब है क्या कूलिंग कर्व, तो हम कूलिंग कर्व को डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो बच्चों कूलिंग कर्व की अगर हम बात करें
कूलिंग कर्व क्या होता है? तो कूलिंग कर्व मतलब आपके पास क्रिस्टल है या अमॉर्फस है, लिक्विड स्टेट में होगा तभी तो उसको तुम कूल करोगी। भाई अगर कोई चीज़ सॉलिड है, जमी हुई है, तो मैं उसको और ठंडा करके क्या करूँगी? कूलिंग कर मतलब ठंडा कर रहे हो आप, है ना। आप टेम्परेचर और टाइम के बीच में ग्राफ दे रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? टेम्परेचर डाउन कर रहे हो, कूल कर रहे हो, मतलब तुम उसको क्रिस्टलाइज कर रहे हो। तो भाई मैं कह रही हूँ शुगर को क्रिस्टलाइज करना है, ठीक है, या फिर मुझे क्या करना है? घी जमाना है ना, लिक्विड स्टेट में है घी, उसको मुझे सॉलिड में कन्वर्ट करना है, ठीक है, या प्लास्टिक है उसको सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जब आपने बनाया तो बिल्कुल है ना सेमी सॉलिड स्टेट में होता है, या पहले लिक्विड होता है फिर सेमी सॉलिड में आ जाता है, ठीक है। तो बच्चों एक तो है आपके पास क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक है अमॉर्फस सॉलिड। तो जब मैं आपसे कहूँ कि भाई मुझे प्लास्टिक है, रबर है, इसको क्या करना है? सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो बच्चों जब आप इन्हें सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि भाई जो भी नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड है, जो भी अमॉर्फस सॉलिड है, जैसे जैसे तुम टेम्परेचर घटाते जाओगे वो सॉलिडिफाई होता जाएगा, है ना, और फाइनली वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब मान लो इस टेम्परेचर पे वो लिक्विड है, तो बच्चों कोई शार्प पॉइंट नहीं है, कोई शार्प टेम्परेचर नहीं है, फिक्स टेम्परेचर नहीं है कि भाई अब ये क्या हो जाएगा, इस टेम्परेचर पे ये सॉलिडिफाई हो जाएगा, ऐसा नहीं। धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, टेम्परेचर घटता जाएगा और वो सॉलिड में कन्वर्ट होता जाएगा, ठीक है। तो अमॉर्फस सॉलिड तो भी कूलिंग कर तो ऐसा आ रहा है, समय के साथ साथ वो धीरे धीरे सॉलिडिफाई होगी। लेकिन मैं आपसे कहूँगी नहीं भाई शुगर सोल्यूशन है, शुगर क्रिस्टलाइज करनी है तो ठंडा तो करना पड़ेगा, है ना। आपने शुगर केन, गन्ने के रस से शक्कर निकालना स्टार्ट कर दी, ठीक है, तो शुगर केन जूस से हम शुगर बना रहे, तो पहले तो लिक्विड फॉर्म में होगा, फिर धीरे धीरे उसका पानी उड़ जाएगा, है ना, और शुगर क्रिस्टल्स जो है वो धीरे धीरे क्रिस्टलाइज होना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन बच्चों एक फिक्स टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर पे वो सॉलिडिफाई होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब कि भाई आपके पास यहाँ पे शुगर लिक्विड फॉर्म में है, ओके, अब ये टेम्परेचर यहाँ पे वो क्या करना चाहेगा? वो सॉलिड बनना शुरू होगी, ठीक है भाई। तो ये तो लिक्विड है, यहाँ सॉलिड बनना शुरू हुआ है, सॉलिड बना नहीं, लेकिन इस टेम्परेचर पे बन जाएगा तो समय तो लगेगा ना भाई। अगर मैं आपको कहूँ कि पानी को जमाओ और बर्फ बनाओ, है ना, तो आपने क्या किया? ट्रे में पानी भर दिया और फ्रिज में डाल दिया, जीरो पे लिया है। अब जीरो पे सडन थोड़ा ना बर्फ बन जाएगा, जीरो लिया है ना। अब धीरे धीरे उसको टाइम लगेगा, उसका एक एक मॉलिक्यूल क्या करेगा? हीट रिलीज करेगा और ठंडा होने की कोशिश करेगा, है ना। तो हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। तो हम कहेंगे भाई वो उस टाइम क्या हो रहा है? फ्रिज हो रहा है, या बर्फ को मेल्ट करते हो, ठीक है, तो लेटेंट हीट हो गया उसका। तो उसकी जो छुपी हुई हीट है ना, धीरे धीरे वो क्या होता है? क्रिस्टलाइज होता है, तो टेम्परेचर फिक्स हो जाता है। लेकिन बच्चों अब उसको समय तो लगेगा ना। तो मैंने क्या किया? टेम्परेचर फिक्स कर दिया और यहाँ पे सॉलिड बनना स्टार्ट हुआ और एंड में सॉलिड बन गया और प्रोसेस को मैंने लिख दिया सॉलिडिफिकेशन, है ना। इस टेम्परेचर पे वो सॉलिड बन गया, ठीक है, और कूल करोगे तो सॉलिड ही। तो बच्चों इसका कूलिंग कर्व इस तरह से आता है, मतलब इसमें ब्रेक पॉइंट है ना, यहाँ से ग्राफ आपका टूट रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ एकदम स्मूथ कूलिंग कर्व है। तो जब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करते हैं तो आप लिखते हैं भाई इनका कूलिंग कर्व जो है दैट इज कंटिन्यूअस, दे हैव कंटिन्यूअस कूलिंग कर्व। लेकिन जब आप जब आप क्रिस्टलाइन की बात करते हैं तो आपका कूलिंग कर्व डिसकंटिन्यूअस है। अमॉर्फस की जब बात करते हैं तो कूलिंग कर्व कंटिन्यूअस है, स्मूथ है ना। यहाँ पे आपको क्या लिखना है? इसमें तो ब्रेक पॉइंट है, ठीक है। सो दिस इज डिसकंटिन्यूअस। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव डिसकंटिन्यूअस कूलिंग कर्व, लेकिन अमॉर्फस में क्या आया? धीरे धीरे, है ना, जैसे जैसे टेम्परेचर कम हुआ, टाइम बीतता गया, लिक्विड से सॉलिड बन गया, लेकिन शार्प टेम्परेचर नहीं है, शार्प हीट ऑफ फ्यूजन भी तो नहीं था, ठीक है। तो हम कहेंगे नहीं, यहाँ पे तो हर चीज़ क्या है? फिक्स्ड है भाई, इतना टेम्परेचर चाहिए, इतनी हीट रिलीज करेगा, ठीक है, तो लिक्विड से सॉलिडिफाई होगा तो हीट छोड़ेगा, तो वो हर चीज़ क्या है? उसका फिक्स्ड है। तो फिक्स के चक्कर में क्या होता है? ब्रेक पॉइंट्स आ जाते हैं। तो ये कूलिंग कर्व हो गया डिसकंटिन्यूअस और ये कंटिन्यूअस। क्लियर? अब बच्चों कूलिंग कर्व ऑफ अमॉर्फस सॉलिड, तो हम कहेंगे अमॉर्फस का कूलिंग कर्व तो था स्मूथ, है ना, दैट इज कंटिन्यूअस,
When amorphous solid is cooled in liquid state, then temperature decreases smoothly with passing of time. लेकिन कूलिंग कर्व ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है? तो वो डिसकंटिन्यूअस है या क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव ब्रेक पॉइंट्स, ठीक है, टूट जाता है। और बच्चों ये जो गैप आया है, ये जो टाइम लेग है ना, ये क्रिस्टलाइजेशन में लगने वाला समय, वे क्रिस्टल्स बन रहे तो टाइम तो लगेगा, तो टाइम टेकन फॉर क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। तो जितना टाइम लगता है क्रिस्टल्स उतने अच्छे बनते, एकदम परफेक्ट क्रिस्टल्स बन के आते हैं, तो ये टाइम लगता है उसमें, तो इसलिए ये ब्रेक पॉइंट वाला कूलिंग कर्व हो जाता है, डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। क्लियर? तो आई थिंक अब आपको क्लियर है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड में डिफरेंसेस क्या है, ठीक है। एक डिफरेंस आपको और मिलेगा बच्चों कि क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लिख सकते हैं ट्रू सॉलिड। अगर मैं कोई सॉलिड की बात कर रही हूं तो मैं ऐसा क्यों मानूंगी कि वो परफेक्ट नहीं होगा, अरेंजमेंट फिक्स नहीं होगा, है ना। तो वाकई में अगर हम सॉलिड की बात करते हैं, सॉलिड इमेजिन करते हैं, तो दे आर ट्रू सॉलिड। लेकिन अमॉर्फस सॉलिड को हम स्यूडो सॉलिड भी कह सकते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्यूडो सॉलिड। और एक टर्म आएगा बच्चों नेक्स्ट क्लास में, सुपर कूल्ड लिक्विड। Why they are called super cooled liquid, ठीक है ना। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि इसको सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों कहते हैं। लेकिन डिफरेंस में आप लिख सकते हो, दे आर कॉल्ड ट्रू सॉलिड, दे आर कॉल्ड स्यूडो सॉलिड, और दे आर सुपर कूल्ड लिक्विड, ठीक है। भाई लिक्विड इतना ठंडा हो चुका है कि वो सॉलिडिफाई हो गया, लेकिन अब वो रेगुलर अरेंजमेंट नहीं लेगा, है ना। जब ग्लास की बात करेंगे तो उसको और डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो बच्चों आई थिंक आज आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। हमारी फर्स्ट क्लास है ना, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है, अमॉर्फस सॉलिड क्या है, टाइप्स ऑफ सॉलिड क्या है, पहली बात तो सॉलिड क्या होता है, सॉलिड की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, है ना। सॉलिड्स दो तरह के होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड। इनके बीच में डिफरेंसेस क्या है, एनआइसोट्रोपी किसे कहते हैं, आइसोट्रोपी किसे कहते हैं। तो आई थिंक क्लियर है, सब कुछ मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अब बच्चों अगर लेक्चर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताना अगर कोई डाउट आया तो, और नहीं आया सब कुछ गुड है तो गुड लिख देना। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, भाई बर्फ किसका एग्जाम्पल है, ग्लूकोज किसका एग्जाम्पल है, NaCl किसका एग्जाम्पल है ना, गोल्ड किसका एग्जाम्पल है, प्लैटिनम को किस में रखोगे, ड्राई CO2, सॉलिड CO2 को कहाँ रखोगे, तो ये सारा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।